यूक्रेन में अपनी अग्रिम पंक्ति की सेनाओं के कोई महत्वपूर्ण प्रगति न कर पाने के कारण रूसी सेना ने एक नए गुप्त हथियार पर पूरी तरह दांव लगाने का फैसला किया। एक ऐसा हथियार जिसमें युद्ध के तरीके को बदलने और कीव की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को बेअसर करने की क्षमता थी। रूसी डेवलपर्स और इंजीनियरों ने इस सिस्टम को असली युद्ध परिस्थितियों में पहली बार परीक्षण के लिए उतारने से पहले महीनों तक इसे बारीकी से दुरुस्त किया। उन्हें विश्वास था कि यही वो पल है जब बढ़त आखिरकार फिर से उनके पक्ष में आ जाएगी। वे गलत थे। रूस का गुप्त हथियार कुछ ही मिनटों में फेल हो गया, जिससे क्रेमलिन के कमांडरों को एक बार फिर से नई रणनीति बनानी पड़ी। जिस हथियार की बात हो रही है उसे एरेना एम के नाम से जाना जाता है। यह कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं है, बल्कि एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है या एपीएस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसे टैंकों और बख्तरबंद पैदल सेना वाहनों जैसे सैन्य वाहनों को रॉकेट और मिसाइल जैसे हथियारों से होने वाले नुकसान को सक्रिय रूप से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रसिद्ध उदाहरणों में इजराइल का ट्रॉफी सिस्टम और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्विक किल एपीएस शामिल है। रूस ने भी वर्षों में अपने कई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम विकसित और इस्तेमाल किए हैं, जिनमें एरेना भी शामिल है, जिसे मूल रूप से 1990 के दशक की शुरुआत में रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और एंटी टैंक मिसाइल जैसे खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि 2026 में रूसी बख्तरबंद वाहनों के लिए सबसे बड़ा खतरा रॉकेट नहीं बल्कि ड्रोन है। यूक्रेन ने दुनिया में मानव रहित हवाई वाहनों यानी यूएवी के सबसे बड़े और सबसे मजबूत बेड़ों में से एक विकसित की है, जिसमें दुश्मन पर सटीक हमले करने के लिए ड्रोन की बेहद विविध श्रृंखला है और उसने इन ड्रोन का असाधारण प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया है, जिससे हजारों की संख्या में रूसी कीमती संपत्तियों को नष्ट कर दिया गया है। टैंकों और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों से लेकर बख्तरबंद कर्मी वाहकों, इंजीनियरिंग वाहनों, कमांड पोस्ट, तोपखाने, रडार, रॉकेट लॉन्चर और भी बहुत कुछ तक। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, अग्रिम मोर्चों पर यूक्रेन के यूएवी इतने असरदार हो गए कि रूसी कमांडरों ने अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी। शुरुआत में वे अपने बख्तरबंद वाहनों की बढ़त पर बहुत अधिक निर्भर थे। बड़े बड़े बख्तरबंद और मशीनी हमला समूहों को कस्बों, शहरों और बस्तियों में भेजते थे और यूक्रेनी रक्षा पंक्तियों को तोड़ने के लिए अपने भारी बख्तरबंद बल और मारक क्षमता पर भरोसा करते थे। लेकिन जैसे ही यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटरों ने एक के बाद एक टैंक और वाहन को नष्ट करना शुरू किया, क्रेमलिन को एहसास हुआ कि वह अपने बख्तरबंद वाहनों को इस तरह सस्ते में गंवाता नहीं रह सकता। इसलिए रूस ने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का इस्तेमाल कम करना शुरू कर दिया और इसके बजाय छोटे छोटे हमलावर सैनिक समूहों पर निर्भर रहने लगा, जिन्हें या तो दुश्मन के इलाके में पैदल घुसना पड़ता था या फिर साधारण नागरिक वाहनों जैसे डर्ट बाइक और एसयूवी पर सवार होकर जाना पड़ता था। इससे यूक्रेन के लिए जीवन काफी आसान हो गया, क्योंकि विभिन्न यूनिट्स और बटालियनों को अपनी जगह पर डटे रहकर और अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने में आसानी हुई, बिना इस चिंता के कि उनकी ओर दर्जनों टैंक भेजे जा सकते हैं। इसी बीच क्रेमलिन के सैन्य इंजीनियरों ने अपने बख्तरबंद वाहनों को यूक्रेनी यूएवी हमलों से अधिक सुरक्षित बनाने के तरीके खोजने पर काम शुरू कर दिया। यहीं पर एरिना एम की भूमिका आती है। एरिना एपीएस का एक नया और बेहतर संस्करण। रूसी अधिकारियों का दावा है कि एरिना एम किसी भी दिशा से आ रहे गोला बारूद को प्रभावी ढंग से रोक सकता है। ये एक मल्टीफंक्शनल डॉपलर रडार पर निर्भर करता है, जो आसपास के क्षेत्र में किसी भी आने वाली तेज गति वाली वस्तु जैसे एंटी टैंक मिसाइल या आरपीजी को स्कैन करता है। जैसे ही कोई खतरा पता चलता है तो एरिना एम का ऑनबोर्ड कंप्यूटर अपने आप उसकी गति, दिशा और अनुमानित उड़ान मार्ग को मापता है। फिर प्रोजेक्टाइल के टकराने से पहले एरिना एम अपना रक्षात्मक विस्फोटक चार्ज उसकी ओर दागता है, जिससे धातु के टुकड़ों की बौछार प्रोजेक्टाइल के उड़ान मार्ग में भेजी जाती है, ताकि या तो वह हवा में ही फट जाए या वाहन तक पहुंचने से पहले टूट जाए। मूल रूप से चूंकि यह सिस्टम तेजी से चलने वाले लक्ष्यों की पहचान करने और उनके खिलाफ सक्रिय होने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे ड्रोन के खिलाफ प्रभावी नहीं माना गया, क्योंकि ड्रोन मिसाइलों और रॉकेटों की तुलना में कहीं धीमे चलते हैं। लेकिन ड्रोन एक बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, इसलिए रूस ने एरिना एम को इनके मुकाबले के लिए और बेहतर बनाने का फैसला किया और जुलाई 2026 में महीनों की मेहनत के बाद रूसी सूत्रों ने ये खबर साझा करनी शुरू की कि T-72B-3A मुख्य युद्धक टैंक, जो एरिना एम एपीएस के नवीनतम संस्करण से लैस हैं, यूक्रेनी ठिकानों पर अग्रिम हमलों का समर्थन करने के लिए तैयार किए जा रहे थे। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि एरिना एम अब न केवल एंटी टैंक मिसाइलों और गोले को रोकने में सक्षम है, बल्कि एफपीवी ड्रोन को भी रोक सकता है। इससे सब कुछ बदलने की संभावना थी अगर रूस ने सच में अपने टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को लगभग ड्रोन प्रूफ बनाने का तरीका खोज लिया है, तो उसके हमलों की तीव्रता रातों रात कई गुना बढ़ सकती है। क्रेमलिन को अब अपने बख्तरबंद संसाधनों के साथ इतना सतर्क और संयमित रहने की जरूरत नहीं होगी। अचानक यूक्रेन खुद को विशाल टैंक कॉलमों का सामना करते हुए पा सकता है, जो उसकी रक्षा पंक्तियों में छेद करने और उसके किलेबंदी को मलबे में बदलने के लिए तैयार है, और उसके पास उन्हें रोकने का कोई प्रभावी या विश्वसनीय तरीका नहीं रहेगा। इस बीच रूस अपने प्रयासों को दोगुना कर सकता है। गर्मी के महीनों का पूरा फायदा उठाकर मोर्चे के प्रमुख क्षेत्रों
क्षेत्रों में एक साहसिक नया हमला शुरू कर सकता है और संभवतः उन महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा कर सकता है जो उसे आगे बढ़ने और अधिक लाभ हासिल करने की अनुमति देंगे। हालांकि उसके हजारों टैंक और बख्तरबंद वाहन पहले ही नष्ट हो चुके हैं। रूस के पास अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी टैंक सेनाओं में से एक है, जिसका श्रेय उसके सोवियत दौर की प्रणालियों के विशाल भंडार को जाता है। और भले ही उन प्रणालियों में से कई दशकों पुरानी है और आधुनिक टैंकों की तुलना में उनमें कई खामियां हैं, लेकिन वे बेकार नहीं हैं। उनके पास अब भी बेहद शक्तिशाली तोपें हैं जो अपने रास्ते में आने वाले वाहनों, इमारतों और सैनिकों को नष्ट करने में सक्षम हैं। दूसरे शब्दों में, इस तथ्य के बावजूद कि ड्रोन युद्ध में इतनी बड़ी ताकत बन गए हैं, टैंक और बख्तरबंद वाहन अब भी बड़ा फर्क डालने की क्षमता रखते हैं। रूस को बस एक तरीका ढूंढना था जिससे उनके बचाव की क्षमता बढ़ाई जा सके और वे युद्ध के मैदान में इतना समय टिक सके कि फर्क डाल सके। उस समय तक उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही थी। टैंकों को अस्थायी एंटी ड्रोन कवच जैसे कोक केज से लैस करना बिल्कुल भी कारगर नहीं रहा था। रूसी सैनिकों ने अपने टैंकों के ऊपर स्पाइक, जाली, जाल और तार की जाली वेल्ड करने की कोशिश की थी ताकि यूक्रेनी ड्रोन के लिए उनके कमजोर हिस्सों पर हमला करना मुश्किल हो जाए। लेकिन यूक्रेन के पायलटों ने जल्दी ही इन सुरक्षा उपायों से निपटने के तरीके ढूंढ लिए, जैसे कि बम वर्षक ड्रोन का इस्तेमाल करके ऊपर से कोक केज में छेद करना और फिर उन छेदों से स्ट्राइक ड्रोन भेजकर काम को अंजाम देना। कोक केज ने रूसी टैंक क्रू के लिए भी हालात काफी मुश्किल बना दिए। अतिरिक्त वजन के कारण उनके वाहन धीमे और चलाने में कठिन हो गए और अलग अलग स्पाइक व अन्य अतिरिक्त जोड़ ने इन टैंकों में चढ़ना उतरना भी काफी खतरनाक बना दिया। हालांकि इरिना एम को जोड़ना रूस के लिए सही दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता था। यह टैंकों को अजेय नहीं बना देता। कुछ टैंक फिर भी निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त और नष्ट हो सकते थे और ये सिस्टम कुछ सीमाओं के लिए जाना जाता था, जैसे कि ये एक बार में केवल 12 इंटरसेप्टर प्रोजेक्टाइल ही ले जा सकता था। इसका मतलब था कि यूक्रेन को बस एक टैंक की ओर दर्जन भर ड्रोन भेजने थे ताकि उसके एपीएस के गोला बारूद खत्म कर दिए जाएं और फिर आखिरी हमले के लिए एक यूएवी भेजकर निर्णायक वॉर किया जा सके। फिर भी ये 12 गोले रूसी टैंकों को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने और यूक्रेन की रक्षा पर अपने हथियार चलाने के लिए कीमती समय दिला सकते थे। वे अन्य वाहनों या पैदल सैनिकों के लिए भी यह मौका बना सकते थे कि वे अपने टैंकों के पीछे पीछे आगे बढ़े और यूक्रेनी मोर्चों को पछाड़ दे। साथ ही अगर यूक्रेन को अचानक हर रूसी टैंक को नष्ट करने के लिए 10 गुना ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल करने पड़े तो इससे युद्ध की आर्थिक गणना पूरी तरह बदल जाएगी। अगर कीव क्रेमलिन की बख्तरबंद ताकत को बेअसर करना जारी रखना चाहता तो उसे ड्रोन उत्पादन पर कहीं ज्यादा पैसा और संसाधन खर्च करने पड़ते और ये सब उस वक्त हो रहा था जब रूस वाकई में दबाव में था। उसकी सेनाएं मोर्चे पर कोई भी महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने के लिए जूझ रही थी और कुछ इलाकों में तो उन्हें पीछे भी धकेला जा रहा था। उसके नुकसान असहनीय स्तर तक पहुंच चुके थे। क्रेमलिन अब यूक्रेन में मारे जा रहे और घायल हो रहे सैनिकों की जगह लेने के लिए पर्याप्त नए सैनिकों की भर्ती भी नहीं कर पा रहा था और यहाँ तक कि अपने देश के अंदर भी रूस सचमुच जल रहा था, क्योंकि यूक्रेन के बार बार किए गए यूएवी हमलों से तेल रिफाइनरियों, आपूर्ति लाइनों, कमांड पोस्ट और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं जैसे ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा था। अपनी अर्थव्यवस्था के बुरी तरह चरमरा जाने और जीत की संभावनाएं दिन ब दिन कम होती जा रही थी। रूस को हालात बदलने के लिए किसी उपाय की सख्त जरूरत थी। उसे अपने बख्तरबंद वाहनों को फिर से जंग में उतारना था और एरिना एम ही वो एकमात्र तरीका नजर आया जिससे ये मुमकिन हो सकता था। अब बस इसे आजमाना बाकी था। जुलाई के आखिर में उसकी परीक्षा का समय आ गया। लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि क्या हुआ और दोनों पक्षों के लिए इसका क्या नतीजा निकला, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए। 22 जुलाई को रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कब्जे वाले डोनेट्स्क क्षेत्र में महीनों बाद अपना सबसे बड़ा मशीनी हमला शुरू किया। इस हमले की जानकारी यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड ने ऑनलाइन साझा की। 22 जुलाई को कब्जाधारियों ने 8वीं और 41वीं सेनाओं की ताकत के साथ 90वीं टैंक डिवीजन का इस्तेमाल करते हुए इस सेक्टर में हमला करने की कोशिश की। यह क्षेत्र यूक्रेन की नेशनल गार्ड की अज़ोव की पहली कोर के नियंत्रण में था और इस हमले में बख्तरबंद और हल्के वाहनों की दर्जनों इकाइयां शामिल थी। अतिरिक्त समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, BM-21 ग्रैड रॉकेट सिस्टम, वाणिज्यिक ट्रक और सहायक पैदल सेना सभी इस हमले में शामिल थे। साथ ही कई दो लोगों वाली मोटरसाइकिल टीमें मुख्य यंत्रीकृत बल से स्वतंत्र रूप से काम कर रही थीं। अज़ोव ब्रिगेड की रिपोर्ट है कि रूस ने युद्ध क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र को नियंत्रित करने के प्रयास में अपने गेरबेरा और लैंसेट स्ट्राइक ड्रोन के साथ साथ टोर्नेडो एस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS पर भी निर्भर किया। ये एक बड़ी ताकत थी जिसका सामना यूक्रेन को 1 साल से भी ज्यादा समय से नहीं करना पड़ा था। रूस के कमांडरों ने बल को यह भी आदेश दिया कि हर वाहन के बीच में काफी जगह छोड़ी जाए, संभवतः ताकि उन्हें माइन, रॉकेट या ड्रोन जैसी चीजों का सामना होने पर बचाव या कोई और कार्रवाई करने के लिए जगह मिल सके। इसके अलावा बड़ी मशीनी ताकत ने कई दिशाओं से आगे बढ़ते हुए शाकोवे गांव के आसपास के कई छोटे बस्तियों की ओर रुख किया। एक बार फिर ये एक समझदारी भरा सामरिक फैसला लगता था। एक घने कॉलम के साथ हमला करने के बजाय रूस ने अपनी ताकत को बांट दिया
और यूक्रेन के सामने ज्यादा समस्याएं खड़ी कर दी। अजो की रिपोर्ट है कि हमला लगभग 4 घंटे तक चला और इसका अंजाम रूसियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। शायद उन्हें उम्मीद थी कि यूक्रेन इतनी बड़ी बख्तरबंद ताकत को अपने दरवाजे पर आने की उम्मीद नहीं करेगा। शायद उन्हें लगा कि इतने महीनों तक छोटी छोटी हमला करने वाली टुकड़ियों से निपटने के बाद यूक्रेनी रक्षकों को टैंकों और बख्तरबंद वाहनों से कैसे निपटना है यह भूल गया होगा। वे इस बात पर भी भरोसा कर रहे थे कि एरिना एम निर्णायक साबित होगा, वह गुप्त हथियार जिसके लिए यूक्रेन के पास कोई जवाब नहीं होगा। इन सारी उम्मीदों की कोई बुनियाद नहीं थी और ये कुछ ही मिनटों में बिखर गई। फ्रंट का ये खास हिस्सा खास तौर पर अच्छी तरह से सुरक्षित है और यूक्रेनी सेना चीजों को किस्मत के भरोसे छोड़ने या सिर्फ अच्छे की उम्मीद करने की आदत में नहीं है। वो अपनी कीमती जमीन की रक्षा के लिए और हर संभावित स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कई सक्रिय कदम उठाती है और वो रूसी हमले को रोकने के लिए पूरी तरह तैयार थी। जैसे ही यूक्रेन के टोही ड्रोन ने आगे बढ़ती सेना का पता लगाया, तुरंत एक त्वरित प्रतिक्रिया योजना लागू कर दी गई। अजोव ने बताया कि उसकी अपनी टुकड़ियों ने साथ में जुड़े हुए दस्तों के साथ उन रास्तों का अनुमान लगा लिया था जिनसे रूसी आएंगे और उन्हें रोक दिया। उन्होंने बारूदी सुरंगें और बाधाएं लगा दी थी। साथ ही उन्होंने सामरिक हवाई हमलों का इस्तेमाल करके उस नदी पर बने पास के पुलों को भी नुकसान पहुंचाया जो शाकोवे गांव के चारों ओर और बीच से होकर गुजरती है, जिससे दुश्मन की बढ़त बाधित हो गई। आगे बढ़ने का कोई स्पष्ट रास्ता न देखकर रूसी सैनिकों ने नदी के ऊपर नए रास्ते बनाने के लिए पंटून पुल बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने यूक्रेन को बस और अधिक निशाने दे दिए जिन पर हमला किया जा सके। कुछ ही मिनटों में युद्ध क्षेत्र के ऊपर का आसमान FPV ड्रोन और भारी बम वर्षक ड्रोन से भर गया और यूक्रेन ने भी पास की तोपखाने की इकाइयों पर भरोसा किया जो रूसी सेना पर ऊपर से गोलाबारी कर रही थी। रूस का टॉर्नेडो SMLRS पूरी तरह नष्ट कर दिया गया, जबकि सामरिक विमान हमलों ने पंटून को इस्तेमाल होने से पहले ही खत्म कर दिया। जहां तक उनके टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों की बात है, उनमें से कई भी पूरी तरह नष्ट कर दिए गए, जिनमें एरेना M से लैस वाहन भी शामिल है। वीडियो में साफ दिखता है कि एक T-72 B-3A टैंक चलते हुए ड्रोन हमले का शिकार हो रहा है। इसके बाद अतिरिक्त UAV आए और काम को पूरा किया। कोई भी तस्वीर या वीडियो ऐसा नहीं है जिसमें एरेना M को वास्तव में किसी यूक्रेनी UAV को रोकते हुए दिखाया गया हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कथित तौर पर 4 घंटे तक चला संघर्ष था और इससे केवल कुछ ही मिनटों की वीडियो फुटेज उपलब्ध है। संभव है कि एरिना M ने वाकई में कुछ ड्रोन को मार गिराया हो, लेकिन आखिरकार यह रूस के टैंकों को इस हमले में सफल होने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रख सका। आंकड़े खुद ही सब कुछ बयां करते हैं। अजो की रिपोर्ट है, यूक्रेन की नेशनल गार्ड की फर्स्ट कॉर्प्स अजो की कमान के तहत शामिल सभी इकाइयों की पेशेवर कार्रवाई के परिणाम स्वरूप बैरल आर्टिलरी, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम और अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित को नष्ट किया गया। 7 टैंक, 6 बख्तरबंद युद्धवाहन, 1 BM-21 ग्रेड MLRS, 1 टॉर्नेडो SMLRS, 3 विशेष उपकरण और 47 हल्के वाहनों को नष्ट किया गया। 123 कब्जाधारियों को मार गिराया गया और 29 घायल हुए। यंत्रीकृत हमला विफल कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस अभियान के बारे में चुप्पी साध रखी है, संभवतः अपनी विफलता की सीमा पर शर्म और शर्मिंदगी के कारण। और भले ही कुछ पैदल सैनिक या मोटरसाइकिल टीमें मुख्य संघर्ष क्षेत्र से आगे निकल गई हों, ये हमला क्रेमलिन की सेनाओं के लिए एक आपदा के रूप में दर्ज किया जाएगा। कई रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने भी यही बात कही है, जिनमें से कई प्रमुख आवाजों ने क्रेमलिन के कमांडरों की आलोचना की है कि उन्होंने इतनी मूर्खतापूर्ण और बेकार हमले को हरी झंडी क्यों दी। उदाहरण के लिए ऑफिसर ऑन द फ्रंट चैनल ने लिखा, ड्रोन के पूर्ण प्रभुत्व के युग में मशीनीकृत कॉलमों को सीधे हमले में झोंकना कोई रणनीति नहीं बल्कि आत्महत्या है। ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक नरसंहार है जिसे केंद्रीय सैन्य जिले के अयोग्य लोगों द्वारा अंजाम दिया गया है। T-72 की नई सक्रिय सुरक्षा प्रणाली बेकार, इसने किसी को नहीं बचाया, यह काम नहीं आई। अभी जुलाई 2026 है और हमारे मूर्ख जनरल अब भी कॉलमों में धावा बोल रहे हैं। ये शर्मनाक है, ये अयोग्यता की पराकाष्ठा है और ऐसे फैसलों के लिए पूरी तरह से जवाबदेही तय होनी चाहिए। रूसी लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता व्लादिमीर कुचेरेनको, जो अपने उपनाम मैक्सिम कलाश्निकोव के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, सहमत हुए। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, कलाश्निकोव ने हैरानी जताई कि युद्ध के 5वें साल में भी ऐसे हमले किए जा रहे हैं, जबकि हर किसी को ड्रोन युद्ध के खतरे के बारे में पता होना चाहिए। उन्होंने आगे मांग की कि ऐसे हमलों के आदेश देने वालों को जिम्मेदार ठहराया जाए, ये कहते हुए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे ये मौत की चक्की कभी खत्म हो सकती है। ये आम रूसी लोगों के विचार नहीं है, ये देश के कुछ सबसे कट्टर राष्ट्रवादियों के विचार है। वे लोग जो चाहते हैं कि रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म कर दे, जैसा कि हम जानते हैं, और वे काफी हद तक इस बात से सहमत हैं कि देश की मौजूदा रणनीति असफल होने के लिए अभिशप्त है। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। कुछ ही घंटों में रूस ने कई महत्वपूर्ण संपत्तियां और लगभग 150 सैनिक खो दिए और उसे कोई भी सफलता नहीं मिली।
उसने एरिना एम पर पूरी तरह दाव लगा दिया, यह मानते हुए कि यह सिस्टम फर्क ला देगा। उसने अपने टैंकों से स्पाइक्स और पिंजरे तक हटा दिए क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये नया और बेहतर एपीएस उन्हें जिंदा रखने के लिए काफी होगा। जैसा कि सबूत दिखाते हैं, ऐसा नहीं हुआ। विश्लेषकों ने संघर्ष के फुटेज का गहराई से अध्ययन किया है। कुछ का मानना है कि एरिना एम ने फायर भी नहीं किया, जबकि अन्य मानते हैं कि इसने कुछ ड्रोन को मार गिराया, लेकिन जल्दी ही इसके गोले खत्म हो गए। किसी भी स्थिति में निष्कर्ष साफ है, ये सिस्टम वो गेम चेंजर नहीं है जो क्रेमलिन चाहता है। ये बस इतना मजबूत नहीं है, जिसका मतलब है कि रूस के पास अब भी यूक्रेन के ड्रोन प्रभुत्व का कोई जवाब नहीं है। जब तक ऐसा चलता रहेगा, क्रेमलिन की सेनाएं एक ही जगह अटकी रहेंगी और उन्हें दो ऐसे सामरिक विकल्पों में से चुनना पड़ेगा जो दोनों ही अप्रभावी साबित हुए हैं। एक तरफ वे टैंकों को वापस लाना और अधिक मशीनी हमले शुरू करना जारी रख सकते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि उनके बख्तरबंद वाहनों की भारी संख्या अंततः यूक्रेन की रक्षा को पछाड़ने के लिए काफी होगी। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि यूक्रेन ने अनगिनत मौकों पर साबित किया है कि उसके ड्रोन सबसे बेहतरीन रूसी टैंकों पर भी भारी पड़ते हैं। दूसरी ओर रूस सैन्य ब्लॉगर्स की सलाह मान सकता है और अपने बख्तरबंद वाहनों को रिजर्व में रख सकता है और अपने इंजीनियरों को आदेश दे सकता है कि वे एरिना एम को और भी बेहतर बनाने पर काम करें। इस बीच उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होंगे सिवाय इसके कि वह यूक्रेनी मोर्चों की ओर छोटे छोटे सैनिक दस्ते भेजता रहे, इस उम्मीद में कि उनमें से एक दो दुश्मन की पोजीशन में घुसपैठ कर सके और अंदर से उन्हें बाधित कर सके। ये कम बर्बादी रणनीति है, लेकिन इससे वैसे व्यापक और बड़े फायदे मिलना बेहद असंभव है, जैसा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देखना चाहते हैं, ताकि उनके इस विश्वास को समर्थन मिल सके कि ये युद्ध अभी भी किसी तरह जीता जा सकता है। और इसी तरह रूसी सेना एक अनिश्चित स्थिति में फंसी हुई है, जिसमें चाहे कुछ भी करे, हर रास्ता नाकाम हो जाता है और जरा सी भी प्रगति हासिल करना लगभग नामुमकिन है। इस बीच यूक्रेन की सेना लगातार मजबूत होती जा रही है। हाल ही में देश ने एक निडर नए कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मिखाइलो द्रापाती को नियुक्त किया है, जिनके बारे में आप इस वीडियो में और जान सकते हैं, या फिर कीव की दीर्घकालिक योजना के बारे में जानने के लिए, जिसमें व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की मेज तक लाने और आखिरकार इस संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो को देखें। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाइयों, सैन्य उपकरणों और रणनीतियों की ताज़ा खबरों, गहन विश्लेषण और विस्तृत जानकारी के लिए आज ही मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।